अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक किसे कहते हैं और इसके जो जॉब वैकेंसीज होती हैं किस प्रकार से आती हैं और इसके बारे में आप लोग जो संपूर्ण जानकारी हासिल करना चाह रहे थे कि भाई सहायक उर्दू अनुवादक क्या होता है और अगर ये जॉब आपको चाहिए, आप लेना चाहते हैं तो इसका जो एज है वो कितना होना चाहिए, कम से कम एज कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एज कितना होना चाहिए, इस बारे में आप लोग बहुत ही ज़्यादा जानना चाह रहे थे। साथ साथ में ये जो आप देख रहे हैं इनके बारे में मैं आपको आज के इस क्लास में जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो ये बता दूंगा कि भाई सहायक उर्दू अनुवादक क्या होता है, उसके साथ साथ में एज की बात हम लोग कर लेंगे। सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि मानिए कि आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद में आपने पास किया, हर एक चीज़ कर लिया, तो आप जो जो जॉब हो जाएगी तो जॉब का जो सैलरी है वो कितना होगा। साथ साथ में ये भी बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके पास में होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है यानी कि योग्यता आपके पास में क्या कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको ये जॉब मिलेगी। साथ साथ में हम सिलेबस के बारे में जानेंगे कि अगर आप लोग सहायक उर्दू अनुवादक के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको कौन कौन से विषय की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ में हम ये बताएंगे कि भाई अप्लाई कैसे होता है, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि भाई इसका जो फॉर्म है वो कब आता है, कब कब देखने के लिए इसका फॉर्म मिलता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे हमें सिलेक्शन मिलेगी। साथ साथ में ये भी जानेंगे कि इस बार जो वैकेंसीज आने वाली हैं सहायक उर्दू अनुवादक के लिए तो उसका कुल पद कितने हैं। साथ साथ में हम लोग ये जानेंगे कि भाई तैयारी कैसे करेंगे, कहाँ से हम लोग की तैयारी हो पाएगी। और उसके बाद में सहायक उर्दू अनुवादक का हम लोग माने कि पास कर लिया, हमें जो है कि जॉब मिल गई एक तरह से मान लो तो आप ये जान लीजिए कि भाई इसका काम क्या क्या करने वाला है, इसमें काम क्या क्या होता है। और उसके बाद में इसके अलावा यहाँ पर जगह नहीं बचा, नहीं तो मैं मेंशन कर देता। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात हैं आपके मन में जो कि आप जानना चाह रहे थे। तो आई होप, मुझे इतना उम्मीद है कि आपको जो है कि हर एक सवालों का जवाब जो है कि आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें ताकि सहायक उर्दू अनुवादक जो आप लोग इसके बारे में समझना चाह रहे थे तो इसके बारे में फुल्ली आपको जानकारी मिल जाए। ठीक है, और मैं जो भी जानकारी दूंगा भाई वो सटीक जानकारी दूंगा। और इससे पहले जो सहायक उर्दू अनुवादक के लिए जो अप्लाई हुआ था, इससे पहले जो निकला था वैकेंसीज, उसी के आधार पर बताऊंगा। और अगर इस बार भी कोई चेंजिंग होता है तो फिर मैं एक और क्लास ला करके आपको हर एक चीज समझा दूंगा। शर्त है कि आप हमारे साथ बन जाएं। उसके बाद में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सहायक उर्दू अनुवादक के सिलसिले में चाहे नोटिफिकेशन से हो, फॉर्म हो, अप्लाई हो या फिर इसकी तैयारी से हो, हर एक चीज़ आपको इसी इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आप हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा देर में बताता हूँ। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि भाई इसका एज क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, इसमें अभी कंफर्मेशन नहीं आया हुआ है, यानी कि कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे ख्याल से आपके कम से कम इसका जो एज है वो आपके 18 से लेकर के 21, यानी कि आप 18 को काट दें, ऐसा मानिए कि आपका जो है 19 साल मान लीजिए, यानी 19 साल से ज्यादा आपका एज होना चाहिए और कम से कम आपका ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष, यानी कि 19 और 40 वर्ष के अंदर में आपका एज होना चाहिए, तब जाकर के आपको ये पोस्ट मिलेगी। बात क्लियर है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये मैं जो बता रहा हूँ भाई वो आपके 2000 मतलब इससे पहले जो वैकेंसीज आई थी सहायक उर्दू अनुवादक के लिए, तो उसके आधार पर मैंने आपको बताया एज के बारे में कि आपको कम से कम 18 से ज्यादा होना चाहिए और 40 से कम होना चाहिए, इसके अंदर में आपका आना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। ये तो रही बात एज की। अब आइए सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी जो है हर कोई जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा सैलरी मिलेगी तो हर कोई इच्छुक होते हैं भाई। अगर ज्यादा सैलरी ना हो तो भाई मतलब कि मन भी नहीं लगता है और सभी इच्छुक भी नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो है हर एक चीज महंगा है, महंगाई के समय में आपके सैलरी ज्यादा खोजते हैं। तो अगर मैं सैलरी की बात कर लूँ तो सैलरी जो है आपके यानी कि 40,000 से स्टार्ट होंगे और 60,000 के बीच में, यानी कि 40 और 60 इनके बीच में जो है कि आपके सैलरी स्टार्ट हो सकते हैं। और ये जो है कि आपके साल बाय साल आपके इंक्रीज होते रहेंगे और सैलरी आपका बढ़ता रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि 40,000 का शुरू हुआ तो 40,000 आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है भाई, वो आपके बढ़ते रहता है। ठीक है, अच्छा ये तो सैलरी की बात मैंने कर लिया। आइए डॉक्यूमेंट की बात कर ले कि डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं। जो भी जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बनवा लेंगे। क्या क्या चाहिए भैया? निवास चाहिए। क्या चाहिए? निवास।
ठीक है, लिख लेंगे आप लोग, निवास चाहिए। उसके बाद आई चाहिए, याद रहेगा ना, आई चाहिए। उसके बाद में एनसीएल अगर आपके पास में नहीं है तो एनसीएल बना लेंगे, अगर ज़रूरत रहेगा तो आपको मांग लेगा, इसलिए एनसीएल चाहिए। आधार कार्ड तो आपके पास में होगा ही कि नहीं है? आधार कार्ड नहीं है? नहीं होगा, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। उसके बाद 10th का और उसके बाद 12th का आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए, और उसके बाद में मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और अगर उर्दू वालों के लिए अगर कह दूं तो उर्दू वालों के लिए फ़ोक़ानिया, मौलवी ये होना चाहिए। मौलवी के साथ साथ में मौलवी का भी आपके सर्टिफिकेट यानी कि शहादा जो होता है वो होना चाहिए, और जो फ़ोक़ानिया का शहादा है वो भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कर लिया मैंने। उसके साथ साथ में जो है कि बता दो दिया, निवास, आई, एनसीएल, आधार, है ना, 10th का 12th का, है ना, मौलवी, फ़ोक़ानिया, ये सब का जो है कि आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना चाहिए। एज क्लियर, सैलरी क्लियर, डॉक्यूमेंट क्लियर, बता दिया मैंने। एलिजिबिलिटी की बात कर ले। एलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि सवाल, सिंपल सा सवाल कि कौन कौन भर सकता है, ये फॉर्म कौन कौन सा भर सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एज आपके अंदर में होना चाहिए, यानी कि जिस जो मैंने एज बताया उस एज के अंदर होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, यानी कि 12th तक आपका होना चाहिए क्लियर, ठीक है। अच्छा, और मौलवी क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे 12th करेंगे, यानी कि जो मौलवी से कर रहे हैं तो उसका तो कोई टेंशन है ही नहीं, लेकिन जो बच्चे 12th से कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि 12th में कम से कम उसका जो उर्दू है वो कम से कम 100 नंबर का होना चाहिए। अगर आपके 100 नंबर का है 12th में उर्दू तो आपका चलेगा, अन्यथा नहीं होगा। आप बिल्कुल, आप मतलब कि सिर्फ आपका समय की बर्बादी होगी, आपका जो है कि जॉब नहीं लगेगा। यानी कि 12th में आपको 100 फुल मार्क उर्दू होना चाहिए, तभी होगा, ठीक है। चलिए, ये सभी क्लियर हो गया। अब आइए अगला देखते हैं कि सिलेबस के बारे में, कि भाई अगर हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो जो तैयारी हम लोग करेंगे एग्जाम की, तो भाई उसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, कौन कौन सा जो है कि सिलेबस रहेगा, इसमें कौन कौन से सिलेबस के बारे में हम लोग तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए जो है कि पेपर 1 भी होता है, ठीक है, और उसके बाद में पेपर इसका 2 भी होता है। तो दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। और पेपर 1 भी आपके 100 नंबर का रहेंगे, पेपर 2 भी आपके 100 नंबर का रहेंगे, ठीक है। तो 100 नंबर करके आपके रहेंगे, ठीक। अच्छा, पेपर 1 में क्या होता है कि आपको उर्दू व्याकरण आपको पढ़ने का रहेगा, उर्दू व्याकरण जिसे कहते हैं उर्दू ग्रामर, ठीक है, जिसमें आपको सर्फ नहव से जो है कि सवाल आएंगे, वाहिद जमा हो गया, उसके बाद तज़किर व तानीस हो गया, अज़दाद हो गया, इनकी जिद की जमा है अज़दाद, मुहावरा हो गया, एक ज़रबुल मिसाल हो गया, इनके बारे में आएंगे पेपर 1 में। उसके बाद में पेपर 1 में आपको संक्षेपन लेखन हो जाएगा, यानी कि कोई भी चीज़ बड़ा करके लिखा हुआ बहुत बड़ा है, अब उसको आपको शॉर्ट करके लिख के दिखाना होगा। उसके बाद में निबंध लिखने के लिए आएगा, और पत्र लिखने के लिए आएगा, ये आपके लिखने के लिए आएंगे। बात क्लियर है पेपर 1 में, नोट कर लिया आपने, लिख लिया है। चलिए, अब आते हैं पेपर 2 की बात, कि बारी की पेपर 2 में हमको क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा। तो दूसरा पेपर में जो है वो भी आपके 100 नंबर का रहेगा, मैंने बताया दूसरा पेपर भी अब क्या रहेगा, ठीक है, एक सेकेंड। तो दूसरा जो पेपर है वो भी आपके 100 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो दूसरा पेपर में आपको उर्दू से हिंदी अनुवाद करने का रहेगा, यानी कोई भी चीज़ आपको उर्दू में रहेगा, अब उसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बतानी है। उसका तो कोई हिंदी में रहेगा, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करनी है। कोई अंग्रेजी है तो अंग्रेजी को उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा, कोई अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, अनुवाद करना होगा, ठीक है। तो ये आपको दिए जाएंगे काम, ठीक है। तो रही सिलेबस की बात कर ले मैंने कि पेपर 1 में क्या क्या रहेगा, पेपर 2 में क्या क्या रहेगा। अब आइए अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अप्लाई की अगर बात कर लेना, तो अप्लाई का इसमें जो है ना फॉर्म भरने का रहता है इसमें, ठीक है। अच्छा, कब कब रहता है, कब इसका फॉर्म आएगा। अप्लाई और फॉर्म एक ही चीज़ होता है, एक तरह से मान लीजिए। तो जब भी इसका फॉर्म अभी नहीं आया है, यानी कि मैं कह लूँ ना कि मार्च के आखिर में, सॉरी अप्रैल के आखिर में और मार्च के शुरू में आपको इसका फॉर्म देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, और जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है मैं आपको खबर कर दूंगा ना, वीडियो बनाऊंगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो फौरन आप लोग अप्लाई कर देंगे, फॉर्म भर देंगे इसका, ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद में आपके जो एग्जाम होंगे, अगर आप अच्छे मार्क्स से आप पास कर लेते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जो है कि आपके जॉब लेटर आ जाएंगे, और बहुत सारे दिगर होते हैं। बात की बातें मैं आपको बाद में समझा दूंगा। मेरे चैनल से आप जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें, मैं आपको समय समय पर हर एक चीज़ आपको खबर करता रहूंगा, वो भी सही जानकारी देता रहूंगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब आइए जान लेते हैं कुल पद कितने कितने पोस्ट हैं, कितने पोस्ट पर इस बार जो है कि सहायक उर्दू अनुवादक का जो है कि आपको वैकेंसीज आने वाले हैं। तो दोस्तों, कुल आपको लगभग मैं बता रहा हूँ कि 3306 यानी कि 3300 के आसपास में जो है कि कुल पोस्ट हैं। इस नाम पे आपको जो है कि
आएंगे। ठीक है। अच्छा, तैयारी कैसे करें? तो दोस्तों अभी इसका तैयारी शुरू नहीं हुई है। और अगर आपकी बुक की बात करें तो बुक अभी मैंने बात किया है, इकबाल पब्लिकेशन हाउस का मेरे पास में नंबर है, मैंने उससे बात किया था। तो इसके बारे में भी किताब जो कि छप ही रहा है, कुछ दिनों में मार्केट में आ जाएगा। तो कौन सा बेस्ट बुक है मैं आपको बता दूंगा। मेरे चैनल से आप जुड़े रहें। साथ साथ में तैयारी आपको इसी चैनल से कराया जाएगा। ठीक है। और इसमें कुछ नोट्स भी आपको खरीदनी है, जो कि मैं आपको दिला दूंगा। कुछ पेमेंट करना होगा उसके लिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 200-300 के अंदर में रहेगा। मैं क्योंकि भी मेहनत होता है ना, कोई भी चीज़ तैयार करने में मेहनत होता है, तो बस वही चीज़ है। तो ज़्यादा नहीं। तो तैयारी जो है कि हर एक चीज़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में करा दूंगा। नोट्स चाहिए तो नोट्स जो है कि आपको पेड करना होगा कुछ रुपया, उसके बाद ही आपको दूंगा। उसके बाद में ये तो हो गया तैयार, आपको इसी चैनल से कराया जाएगा कुछ दिनों में, यानी कि 2-4 दिन के अंदर में क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब आइए काम के बारे में कि भाई अगर मानिए कि सहायक उर्दू अनुवादक आपने ये आपने पास कर लिया एग्जाम, उसके बाद आपको क्या काम करना होगा, जॉब क्या रहेगा। तो जॉब जो है ना दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो जॉब है वो, अच्छा एक सवाल और है कि काम कहाँ लगेगा, जॉब कहाँ लगेगा? स्कूल में तो नहीं लगेगा। ये ऐसा नहीं कि आप सहायक उर्दू अनुवादक जो है कि आप स्कूल में होता है, स्कूल में नहीं होता है। बल्कि इसका जो जॉब है ना, वो आपके या तो अनुमंडल कार्यालय में लगेगा, या तो आपके प्रखंड कार्यालय में लगेगा, या फिर अंचल कार्यालय में होगा, यानी कि ब्लॉक वगैरह में, या फिर जिले के स्तर पर कार्यालय में जो है कि, या फिर अनुमंडल स्तर पे जो है कि कोई ना कोई कार्यालय में आपका इन तीनों में से कहीं ना कहीं आपका जॉब लगेगा। काम क्या है कि वहाँ कोई भी चीज़ जो है रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको कोई उर्दू दिया जाएगा। कोई भी काम रहता है ना, तो उर्दू से हिंदी ट्रांसलेट करने का रहेगा, या फिर हिंदी से उर्दू ट्रांसलेट करने का रहेगा, या अंग्रेजी से उर्दू ट्रांसलेट करने का रहेगा, या फिर अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट करने का रहेगा। ब्लॉक में रहेंगे तो ये सभी काम रहेगा ही करेगा। साथ साथ में हो सकता है आपको जाति वगैरह बनाने के लिए भी कहते हैं, यानी बहुत सारे काम रहते हैं भाई, है ना। तो वो आपको वहाँ जाके समझ में आ जाएगा हर एक चीज़। ठीक है। तो इसका तो जॉब मिल ही गया है कि सहायक उर्दू अनुवादक क्या होता है कि ये जो है आपके ब्लॉक वगैरह में, या फिर जो अनुमंडल कार्यालय होते हैं, प्रखंड कार्यालय होते हैं उसके अंदर में, या फिर अंचल कार्यालय होते हैं उसके अंदर जो काम रहते हैं, ऑफिशियली काम रहते हैं, वो होता है। और ये आपके ज़्यादातर शहरों में होता है, क्यों भाई, अनुमंडल कहाँ होता है? शहरों में होता है। कार्यालय कहाँ होता है? शहर में होता है। अंचल कहाँ होता है? तो मार्केट में होता है, शहर में होता है। तो वहाँ आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस चीज़ के लिए अगर आप लोग अभी से ही मेहनत करना चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें। और उसके बाद में आप लोग अगर कोई भी सवाल है पूछना चाहते हैं, नोट्स से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, कोई या फिर कोई अदर प्रश्न है आपके मन में, तो आप लोग जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट कर देंगे कि आपके क्या प्रश्न है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों का जवाब देना। ठीक है। तो अगर कुछ सवाल है तो कमेंट कर देंगे, बाकी आपकी तैयारी तो शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह मैं जल्द ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।